Okay. Hello everyone, welcome to the Master Plus Education and this is Ravin Jangir here, your electrical faculty. आज का जो लेक्चर मैं लेने वाला हूं that is the arc initiation and the arc interruption. ऑलरेडी मैं दो लेक्चर्स कवर करा चुका हूं, लेक्चर नंबर 01 एंड 02. लेक्चर नंबर 01 में मैंने बात की थी फॉर द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द ओपन सर्किट फॉल्स एंड द शॉर्ट सर्किट फॉल्स. साथ ही साथ जो लेक्चर नंबर 02 था उसमें मैंने बात की थी कंपोनेंट्स ऑफ द स्विच गियर. ऑलरेडी ये दोनों लेक्चर कवर हो चुके हैं और अच्छा खासा रिस्पांस मुझे देखने को मिला है इसमें. आई होप कि सेम चीज आप आगे भी कंटिन्यू रखेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, बहुत सारी चीजें सीखने को हैं, सो लेट्स प्रोसीड. नाउ दिस इज माय शॉर्ट इंट्रो एंड these are the exams we are going to cover here: GATE, ESE, SSC, JEE and other state examinations. Okay. जो सब्जेक्ट है मैं ले रहा हूँ दैट इज द पावर सिस्टम और उसमें भी मैं जो टॉपिक है कवर कर रहा हूँ दैट इज द स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन. जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट लेक्चर जो था मेरा 01 उसमें मैंने बात की थी बेसिक इंट्रोडक्शन और जो लेक्चर नंबर 02 था उसमें मैंने बात की थी जो था कंपोनेंट्स ऑफ स्विच गियर. किसकी बात की थी? कंपोनेंट्स ऑफ स्विच गियर. और आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 03 जिसमें मैं बात करूंगा आर्क एक्सटेंशन एंड आर्क इंटरप्शन प्रोसेस. तो लेट्स स्टार्ट. जैसा कि सर्किट ब्रेकर में मैंने आपको ऑलरेडी दो चीजें बताई थी वो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ. पहली चीज मैंने ये बताई थी कि फिक्स्ड कांटेक्ट होता है और दूसरा होता है आपका मूविंग कांटेक्ट. दो कांटेक्ट होते हैं, एक तो हो गया आपका फिक्स्ड कांटेक्ट एंड दूसरा जो होता है वो आपका मूविंग कांटेक्ट. एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन द नॉर्मल कंडीशन, जब कोई भी फॉल्ट नहीं जा रहा, इन दैट नॉर्मल कंडीशन बोथ आर इन द अटैच्ड पोजीशन. दोनों क्या होते हैं? अटैच्ड पोजीशन में होते हैं. बट ड्यू टू फॉल्ट ओके, उस फॉल्ट के कारण मूविंग कांटेक्ट जो होता है, मूविंग कांटेक्ट विल मूव. ओके, और उसी के आगे की बात कर रहे हैं कि अच्छा चलो मूव कर गया. सो व्हाट हैपेंस when they are separated. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. तो पहले मैं आपको एक डायग्राम, बेसिक फंडामेंटल डायग्राम बता देता हूं जो आपके लिए थोड़ा इजी होगा समझने के लिए. दिस इज अ चैम्बर ओके, एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देता हूँ. ये रहा आपका, दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड कांटेक्ट. ये आपका हो गया फिक्स्ड कांटेक्ट हो गया. एंड दिस इज योर मूविंग कांटेक्ट. So first one was the fixed contact, पहला आपका fixed contact था and second was the moving contact. ये वो कंडीशन है when fault occurs. तो ये क्या करेगा? मूव कर जाएगा इस डायरेक्शन में. कैसे मूव करता है? सपोज करिए तो फॉल्ट अकर किसी पॉइंट पे, पावर सिस्टम सिंगल लाइन डायग्राम में जैसा ऑलरेडी बताया था, किसी एक पॉइंट पे फॉल्ट हो गया तो वो ट्रिप कॉइल ऑफ द रिले सेंस हो जाएगा. तो रिले एक्चुअली क्या है? आपका सेंसिंग डिवाइस है. रिले सेंस करके आइसोलेटर को बोलेगा कि जा भाई और कांटेक्ट जो है उनको ओपन कर दे. जिसके कारण क्या होगा? आपका फॉल्टी सेक्शन will be separated from healthy section.
ओके, ये प्रोसेस होती है। अब हुआ क्या यार, यहाँ पे एक दो चीजें मैं और ऐड कर देता हूँ, जैसे कि one second, what happens to now? तो दिस इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ओके, दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सो व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक मीडियम? आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है एयर, ऑयल, वैक्यूम, एक्सेट्रा। ओके, जैसे ही मूव करते हैं और इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के यहाँ का आर्क के इनिशिएशन हो जाता है। ओके, उसी चीज को आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे, एज द मूविंग कॉन्टैक्ट moves heavy current, huge amount of current, heavy current flows। इस हैवी करंट से हीट बढ़ जाती है, ठीक है। चलो मैं पहले बताता हूँ हीट कैसे बढ़ी। देखो क्या हुआ कि कॉन्टेक्ट सेपरेट हुए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जैसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी और बहुत सारा करंट फ्लो हो रहा है तो हीट जनरेट होना चालू हो जाएगी, दैट इज आई स्क्वायर आर। ओके, सो आपकी हीट भी बढ़ेगी, ठीक है। सो हीट का इंक्रीमेंट देखा जाता है, और ये जो हीट है दैट इज ड्यू टू द रेजिस्टेंस व्हेन द कॉन्टेक्ट्स आर सेपरेटेड। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ और पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ। जैसे ही हीट बढ़ेगी, हीट कॉजेज जैसे ही हीट बढ़ेगी, हीट कॉजेज आयोनाइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जैसे आयोनाइजेशन होगा तो न्यूट्रल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो न्यूट्रल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होंगे, वो चार्जेस में टूट जाएंगे। आयनाइजेशन यही होता है, चार्जेस में टूट जाएंगे। तो चार्जेस में मतलब चार्जेस का जनरेशन हो जाएगा, या हिंदी जानते हो तो मैं लिख देता हूँ, चार्जेस में टूट जाएंगे। ओके, सो न्यूट्रल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, दे आर ब्रोकन अप इनटू द चार्जेस। तो आयोनाइजेशन प्रोसेस हो गया। ड्यू टू दिस आयोनाइजेशन प्रोसेस, conducting path is created, conducting path is कंडक्टिंग पाथ क्रिएट हो जाता है, और इस कंडक्टिंग पाथ के कारण ही जो करंट है रिमेन्स अनइंटरप्टेड। देखिए एक्चुअली कॉन्टेक्ट जो सेपरेट हुए थे वो इसीलिए तो हुए थे, सो दैट द जो आपकी ओवरलोडिंग एंड ओवर करंट फॉल्ट कंडीशन है उससे आपका हेल्दी सेक्शन बच सके। बट ड्यू टू दिस कंडक्टिंग पाथ हुआ कुछ उल्टा ही, दैट करंट रिमेन्स अनइंटरप्टेड, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली आर। तो उसी चीज को बोल देता हूँ, दैट जो करंट था आपका वो अनइंटरप्टेड है, एंड दिस कंडक्टिंग पाथ is due to field emission process। कौन सी प्रोसेस है? फील्ड एमिशन प्रोसेस है। दिस इज ड्यू टू द फील्ड एमिशन प्रोसेस। तो व्हाट इज द फील्ड एमिशन प्रोसेस? थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ। देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन फील्ड एमिशन प्रोसेस का है मतलब क्या। सपोज देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एग्जिस्टिंग, और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, जिसके कारण क्या होगा, जो कंडक्टिंग मटेरियल हैं दे विल लूज सम इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो बेसिक चीज लिख रहा हूँ। सो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे। इन दैट कंडीशन वो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे आ चुके हैं, एंड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड
वो कंडक्टिंग पाथ हुआ कैसे, ये टोटल प्रोसेस क्यूमुलेटिव चल रही आयनाइजेशन प्रोसेस। अब देखिए कंडक्टिंग पाथ यहाँ पे तो आपका क्रिएट हो चुका है कि नहीं, कंडक्टिंग पाथ जो है क्रिएट हो चुका है और मूवमेंट ऑफ चार्जेस आप देखने को मिल सकते हैं एंड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड मूवमेंट ऑफ चार्जेस एंड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड, वो क्या कहलाती है, आपकी आर्क कहलाती है। यहां तक तो बिल्कुल बेसिक समझ में आ गया। तो देखिए जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे बनी, सपोज देयर इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। एनोड आपका, दिस इज, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एनोड हो गया एंड दिस इज कैथोड। ये तो नेगेटिवली, कैथोड तो नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, बट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन था वो टूट के इस डायरेक्शन में मूव करने लगता है। ये बिल्कुल बेसिक प्रोसेस होती है, ठीक है। और आगे की चीजें मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक। नाउ जैसा कि क्या हुआ कि हीट तो आपको यहाँ पे देखने को मिली एंड दैट हीट causes decomposition of the oil। सपोज करिए कि आपने जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है आप जो यूज कर रहे हैं वो क्या है, आपका ऑयल है। तो ऑयल का डिकम्पोजिशन हो जाएगा। अरे यार डिकम्पोजिशन हो रहा है तो आपको इतना बेसिक आपको आइडिया लग ही गया होगा कि दैट विल जनरेट सम गैसेस, और जो गैसेस होती हैं दीज आर द हाइड्रोजन, मीथेन, एसिटाइलिन, एसिटाइलिन, ये गैसेस एंड एटसेट्रा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आगे प्रोसीड करें। नाउ दैट डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो ऑयल है, जो आप कह सकते हो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जो अभी आपने ऑयल लिया, वो आप उसके दो फंक्शंस आपने ऑलरेडी देख लिए। कैसे, पहला काम तो वो क्या करेगा, इंसुलेटिंग पर्पस के लिए, साथ ही साथ दूसरा आर्क एक्सटेंशन मतलब कूलिंग पर्पसेस के लिए भी यूज होगा यहाँ पे। सो दैट आप कह सकते हो इफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, जो आप ऑयल कह सकते हो अभी के लिए, ऑयल is used, it will have the two functions, it will have the two functions, first for insulation purpose एंड सेकंड जो इसका फंक्शन होगा ये आपका क्या हो जाएगा, कूलिंग पर्पसेस, या आप कह सकते हो आर्क एक्सटेंशन। ओके, ये दो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे की बातें करते हैं, ठीक है। अब यार एक चीज ये देखिए कि आपका आर्क का इनिशिएशन हो चुका है बट दैट आर्क इज नॉट एक्सटिंग्विश, वो मेंटेन्ड रह जाती है। तो आप एक चीज मैं यहाँ पे और चीज ऐड कर देता हूँ, आर्क इज मेंटेन्ड, आर्क जो है मेंटेन्ड ड्यू टू maintained due to, और जो maintained है that is due to thermionic emissions। so what is the thermionic emissions? thermionic emissions देख लेते हैं। thermionic emission में क्या होगा, जैसे ही हीट बढ़ेगी, जैसे ही क्या होगी, हीट बढ़ेगी, ठीक है, हीट इंक्रीज करेगा, तो what happens, kinetic energy will be gained, kinetic energy is gained by the electrons, मतलब वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, जिसके कारण क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हैं will move with much speed towards एनोड, एनोड की डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज है, एनोड आपका क्या पॉजिटिवली चार्ज है, उसकी डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगे, बट कैसे, ज्यादा स्पीड से। ओके, नाउ तो ऐसा करते वक्त उन्हें बीच में क्या मिलेंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जब मिलेंगे तो उनके साइड हो जाएंगे कोलिजन, सो कोलाइड हो जाएंगे। जैसे ही कोलाइड हो जाएंगे they will dislodge
मोर इलेक्ट्रॉन्स, वो और इलेक्ट्रॉन्स आपके डिसलॉज करते जाएंगे। इस तरीके से मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इंक्रीज करेंगे। जैसे फिर और कोलिजन होगा तो हीट भी बढ़ेगी, तो ये क्यूमुलेटिव प्रोसेस चलती है। हीट एंड द कोलिजन आपकी क्यूमुलेटिव प्रोसेस चलती है, दैट कॉजेज द मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी लिबरेटेड। तो ये इस हिसाब से वो आर्क जो इनिशिएट हुई थी दैट इज मेंटेन्ड इन दिस प्रोसेस हियर। ओके, नाउ नाउ ये तो हमें पता चला कि आर्क इनिशिएट कैसे हुई और हमें पता चला कि आर्क का मेंटेनेंस कैसे हुआ। तो मैं दो चीजें आपको बॉक्स में कवर अप करके रख देता हूँ जो आपके एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का काम करेगा। फर्स्ट कि यार ऑयल यदि डिकम्पोज हो रहा है तो फर्स्ट ये चीज याद रखना। नेक्स्ट सेकेंड चीज आप ये याद रखिएगा, ये वाली बात, ठीक है, थर्मियोनिक एमिशन वाली बात, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तो आर्क से रिलेटेड आप दो चीज याद रख लीजिए, आर्क से रिलेटेड दो चीज याद रख लीजिए। यदि आर्क का इनिशिएशन आप बोल रहे हैं, इनिशिएशन दैट विल बी ड्यू टू फील्ड एमिशन प्रोसेस, बट यदि आर्क तो कहीं पूछा जाता है कि आर्क कैसे मेंटेन्ड है, कौन सी प्रोसेस है मेंटेन, दैट इज ड्यू टू थर्मियोनिक एमिशन। ओके, ये सब चीजें हमने क्या यहाँ पे डिस्कस करी। तो अब चलते हैं कि यार देखो आर का इनिशिएशन बता दिया, आर का इंटरप्शन बता दिया, आर का इनिशिएशन इंटरप्शन, इंटरप्शन अब बात करते हैं। इनिशिएशन और मेंटेनेंस की तो बात हो गई, अब बात करते हैं इंटरप्शन कैसे करेंगे हम। ठीक है, सो आई एम गिविंग नेक्स्ट हेडिंग आर्क इंटरप्शन। आर को इंटरप्ट कैसे करेंगे, ठीक है, हाउ आर्क विल बी इंटरप्टेड। चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें। देखिए सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट जैसे मूव किए तो वहां पे आर का इनिशिएशन हुआ और थर्मियोनिक एमिशन से वो मेंटेन्ड हो चुके हैं। और अब आर का इंटरप्शन चाहते हैं तो हम आर का इंटरप्शन किस हिसाब से करेंगे कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, बिल्कुल शॉर्ट पीरियड मतलब बहुत कम टाइम में आर का एक्सटिंक्शन हो जाए। ये हमारा मेन फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूं कि दैट सर्किट ब्रेकर आर डिजाइन so that in a short period of time R can be extinguished। ओके, इस हिसाब से देखिए क्या होता है कि सपोज करिए these are two contacts, okay, here are the charges, electrons and holes, number of charges I am showing only two, and arc को extinguish करना है तो मैं एक एयर ब्लास्टिंग का यूज कर सकता हूँ। एक एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे, जिसके कारण पहले मैं उसकी वैल्यू आर की जो वैल्यू है वो फंडामेंट आर की जो मैग्नीट्यूड है उसे मैं कम करूंगा, देन कुछ ऐसी प्रोसेस यूज करूंगा जिसके थ्रू मैं उसे कंप्लीटली रिमूव कर सकूं। तो एक बेसिक आइडिया लिया है जैसे एयर ब्लास्ट है, फिर आप ऑयल भी ले सकते हैं, SF6 का भी यूज होता है, और ये सब हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ने वाले। ओके, सो ये बेसिक चीज मैंने यहाँ पे बता दी है। ओके, नाउ जो मेथड है उन मेथड्स की बात कर लेते हैं। व्हाट आर द मेथड्स? दो मेथड्स हमें देखने को मिलेंगी। दो मेथड कौन सी है देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज हाई रेजिस्टेंस मेथड। फर्स्ट आपकी कौन सी होगी? हाई रेजिस्टेंस मेथड हो गई, समझ में आ रहा है सबको। एंड नेक्स्ट इज लो रेजिस्टेंस मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत पूछे जा सकते हैं। एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और या डेटाबेस क्वेश्चंस ESC और SSC JEE या स्टेट के एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत अक्सर पूछे जाते हैं।
ठीक है। पर गेट एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकली बेस्ड ज्यादा रहते हैं। ये सब चीजें तो आपको पढ़ी हुई होनी चाहिए, बट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बहुत सारी चीजें समझ के रखिएगा। ओके नाउ अब मैं यहाँ बता देता हूँ हाई रेजिस्टेंस मेथड कहाँ पे यूज की जाती है। जैसे डीसी सर्किट ब्रेकर होते हैं ना आपके, डीसी सर्किट ब्रेकर हो गया, देखते जाइएगा, डीसी सर्किट ब्रेकर जो होते हैं वहां मतलब हाई रेजिस्टेंस मेथड यूज होती है। डीसी सर्किट ब्रेकर हो गया, या फिर कह सकते हो कि आपकी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें लो एंड मीडियम एनर्जी रिक्वायरमेंट है, लो और मीडियम एनर्जी इंडस्ट्रीज। ओके, ये कहाँ पे यूज होता है, ये डिपेंड करता है नेचुरल करंट जीरो ऑल्टरनेटिंग। ओके, इस हिसाब से ये दो मेथड्स की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, और एक एक करके इन सब को अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। So I am providing you next heading, that is high resistance method। कौन सी मेथड, हाई रेजिस्टेंस मेथड। देखते जाइएगा, बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। व्हाट इज द हाई रेजिस्टेंस मेथड। आप रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे, आप सोचिए समझिए, आप यदि रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिकली करंट की वैल्यू कम होने लगी। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ाया तो करंट की वैल्यू कम हो गई। इस हिसाब से ही मैं क्या कर रहा हूँ, आर के जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू को कम कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस के बारे में जान लीजिए कि आर इज इक्वल टू रो एल बाई होता है बाय द ओम्स लॉ, सॉरी ओम्स लॉ नहीं, आर इज इक्वल टू कितना हुआ, रो एल बाई ए हुआ। तो आपको रो पता है रेजिस्टिविटी, एल पता है आपको लेंथ, एंड ए पता है आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसी चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, और उसी से ही हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाने वाले हैं। तो देखिएगा हाई रेजिस्टेंस मेथड में क्या क्या चीज। इफ वी increase the value of resistance, then magnitude of current, that is आप कह सकते हो R decreases। और फिर मैं completely extinguish करने के लिए मेथड्स का यूज कर लूंगा। ठीक है, इंसुलेटिंग या कह सकते हो डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स का यूज कर लूंगा। नाउ जो फर्स्ट प्रोसेस है, जो फर्स्ट मेथड है, आप हाई रेजिस्टेंस मेथड में बोल सकते हो, जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज आर्क स्प्लिटिंग। ये सब एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब देखते जाइए एक एक करके। ठीक है ना, क्या होता है कि जैसे आपके दो कॉन्टेक्ट्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट्स होंगे ना, ओके, जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनके बीच में अदर कंडक्टिंग प्लेट्स में इंसर्ट कर दूंगा, जिसके कारण आपकी जो आर्क्स है वो स्प्लिट हो जाएगी सीरीज वे में। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या चीज होने वाली है इसमें। बिटवीन द कॉन्टेक्ट्स, बिटवीन द contacts of circuit breaker, other conducting plates are inserted, other conducting plates are inserted। ठीक है, कंडक्टिंग प्लेट्स आर इंसर्ट हो गए, तो उसके कारण क्या हुआ, ग्रामर गलत हो गया। तो आर क्या होगी, आर विल बी splitted into नंबर ऑफ सेक्शंस, नंबर ऑफ सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगी इन सीरीज, इन सीरीज में, जिसके कारण जो ओवरऑल मैग्नीट्यूड है, ओवरऑल मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड ऑफ द आर्क विल डिक्रीज, आर्क की वैल्यू कम होती जाएगी, समझ रहे हो, जिसके कारण जो आपका आर्क वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू, आर्क वोल्टेज होगा, सॉरी रेजिस्टेंस बटा, हाँ, तो आर्क वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन सप्लाई वोल्टेज, आर्क वोल्टेज विल बी ग्रेटर, है ना, तो आर्क वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, याद रहेगा। ये आर्क वोल्टेज बढ़ा कैसे, देखिए, आर्क करंट और आर्क रेजिस्टेंस, आर्क वोल्टेज जो होता है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय वी आर्क, जिसकी वैल्यू होगी जितना आपका फॉल्ट करंट जा रहा है, ठीक है, इनटू आपका जो वहां पे रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है, समझ में आया, जो करंट फ्लो कर रहा है इनटू क्या हो गया आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गया, तो आर्क वोल्टेज बढ़ गया। आर्क वोल्टेज यदि मैंने बढ़ा दिया तो हुआ कैसे, देखिए आपने बात की अभी रेजिस्टेंस बढ़ाने की, तो रेजिस्टेंस बढ़ा, जब रेजिस्टेंस बढ़ा तो आर्क वोल्टेज बढ़ेगा, आर्क वोल्टेज बढ़ेगा तो वो सप्लाई वोल्टेज से बढ़ जाएगा, तो आप सोच रहे होगा कि हुआ क्या इसमें, इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए जब ऐसी कंडीशन होगी तो इसका ये मतलब है कि सप्लाई वोल्टेज में इतना, मतलब इतनी उसके अंदर पावर नहीं है, सप्लाई वोल्टेज की इतनी पावर नहीं है अब कि वो आर्क वोल्टेज, मतलब आर्क को मेंटेन कर सके, क्योंकि आर्क वोल्टेज तक पहुंचने के लिए इसकी लिमिट अब कम हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन में दिख रहा है कि आर्क वोल्टेज इज ग्रेटर देन द आर्क सप्लाई वोल्टेज, तो सप्लाई वोल्टेज के अंदर इतना मैग्नीट्यूड या इतनी वैल्यू नहीं है उसके अंदर कि वो आर्क वोल्टेज तक पहुंच सके, समझ में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एनर्जी fed to energy fed to the arc gets reduced, आर्क क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, जो एनर्जी वहां पे फेड हो रही थी कहाँ पे, आपको आर्क को मेंटेन करने के लिए, आर्क को मेंटेन करने के लिए जितनी भी एनर्जी आपको जरूरत थी वो एनर्जी क्या हो चुकी है, अब ड्रॉप हो चुकी है, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू आर्क वोल्टेज से कम है, क्योंकि आर्क वोल्टेज की वैल्यू बढ़ चुकी है ड्यू टू द इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस, ये याद रखिए, गेट्स रिड्यूस्ड एंड आर्क इज extinguished, याद रहेगा ना। ये एक थोड़ा सा कर्व की बात कर लेता हूँ जो आपको समझने में आसान रहेगा, दिस इज वी आर्क एंड दिस इज वी, ये क्या हो गया, सप्लाई हो गया, तो आर्क वोल्टेज वी आर्क की वैल्यू ज्यादा है, इससे सप्लाई वोल्टेज से, तो सप्लाई वोल्टेज के अंदर इतनी क्या बोलते हैं पावर नहीं है, इतनी उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू नहीं है कि वो जो आर्क को एनर्जी चाहिए थी उसको मेंटेन करने के लिए उतनी एनर्जी ऑलरेडी, मतलब उतनी एनर्जी ये प्रोवाइड कर सके, बस इतनी सी बात है। ये सब चीजों से आप क्या करोगे, जो ये फर्स्ट मेथड है और इस मेथड के थ्रू आपने क्या किया, आर्क स्प्लिटिंग को जाना है यहाँ पे, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस मेथड में आपने क्या पता किया कि यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस मेथड में आर्क स्प्लिटिंग को आपने यहाँ पे अच्छे तरीके से जाना है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट पेज, ओके, जो सेकंड मेथड है, हाँ, जो सेकंड मेथड है दैट इज लेंथनिंग द आर्क, ओके। अब लेंथनिंग द आर्क, जैसे देखिए आर इज इक्वल टू आपको पता है रो एल बाई ए होता है, जैसे ही एल की वैल्यू बढ़ेगी आर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ाने से सेम चीज आ गया कि वोल्टेज, मतलब आर्क वोल्टेज बढ़ जाएगा सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा, तो सेम चीज वही आने वाली है, तो आपको बेसिक आइडिया लेके रखना है कि एज द लेंथ ऑफ द आर्क इंक्रीजेस, तो लेंथ ऑफ द आर्क आप इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, वो आप डाइवर्टर्स यूज करते हैं वहां पे, ठीक है, तो हर चीज की बात करेंगे अभी, देखिए गैप between the contacts
increases, gap between the contacts increases, और जैसे गैप इंक्रीज होगा तो मतलब लेंथ बढ़ गई ना, और लेंथ बढ़ने से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या हो जाएगा, V arc will be greater than voltage supply and causes arc to be extinguished. याद रहेगा now next, but this process takes more time. आर्क को बढ़ाने के लिए, कॉन्टेक्ट को और ज्यादा मतलब सेपरेट करने के लिए, ठीक है सेपरेट कर देंगे, पर आर्क को लेंथ बढ़ाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, पर हमें इतना, हमारे पास इतना समय नहीं है कि आर्क को वहां तक मेंटेन कर सके, हमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही खत्म करना पड़ता है। तो है एक ये प्रोसेस है, पर इसमें टाइम बहुत लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नाउ थर्ड पॉइंट इज रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया। फिर से वही चीज आ गई है कि नहीं, एज द एरिया reduces, as the area reduces, so रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, समझे। जैसे एरिया की वैल्यू डाउन होगी, एरिया की वैल्यू कम हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं नैरो गैपिंग, एंड दैट विल कॉज टू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। नैरो गैपिंग यूज करेंगे जिसके कारण रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आपका फिर सेम चीज है, आर विल बी extinguished, ओके। सो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ चुकी है, क्योंकि एरिया की वैल्यू देखिए ना, एज एरिया डिक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, तो वी आर्क इंक्रीजेस, वी आर्क इंक्रीजेस तो वी सप्लाई से ज्यादा हो जाएगा, और वी सप्लाई से ज्यादा हुआ तो वी सप्लाई के पास इतनी वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, जिसके कारण आर्क मेंटेन रह पाए, सीधी सी बात है, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, फोर्थ पॉइंट, कूलिंग ऑफ आर्क। ये कूलिंग ऑफ आर्क आप कह सकते हो डीआयोनाइजेशन प्रोसेस है। कूलिंग ऑफ आर्क क्या है, आपकी डीआयोनाइजेशन प्रोसेस है, तो देख लेते हैं। नाउ recombination of ionized particles increases, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द आयोनाइज्ड पार्टिकल से, रिकॉम्बिनेशन मतलब आपके इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आपस में कंबाइन करेंगे, जिसके कारण न्यूट्रलिटी मेंटेन होना चालू हो जाएगी, ओके। एंड कूलिंग विल रिमूव रिकॉम्बिनेशन हो जाएंगे, आपकी जो कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, कूलिंग के कारण हम क्या कर देंगे, हीट जो है हीट को रिमूव कर देंगे। सो कूलिंग ऑफ आर्क ये चीज हो गई। तो हमने क्या है यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस मेथड में, हाई रेजिस्टेंस में पहला पढ़ा आर्क स्प्लिटिंग, सेकंड जो पढ़ा वो लेंथनिंग ऑफ द आर्क, थर्ड जो पढ़ा रिडक्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जो फोर्थ हमने पढ़ा दैट वाज द कूलिंग ऑफ आर्क। अब मैं मूव करता हूं लो रेजिस्टेंस मेथड, और जनरली यही मेथड आपकी देखने को भी मिलेगी, ओके। सो लो रेजिस्टेंस मेथड जनरली किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, नेचुरल करंट जीरो। आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट, आपने ऑल्टरनेटिंग करंट वेव देखा है, तो होता क्या है उसमें, जो जीरो लाइन है, जीरो लाइन, दिस इज बिल्कुल जीरो लाइन, ओके। सो इट विल स्टार्ट लाइक दिस, जैसे टाइम प्रोसीड करेगा मैक्सिमम तक जाएगा, देन अगेन इट विल रिटर्न टू द जीरो, फिर नेगेटिव लूप बनाएगा, फिर अगेन रिटर्न टू द जीरो,
तो ये एक पूरी साइकिल में, एक दो तीन बार ये क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो हमारे पास एक अच्छा खासा मौका मिल जाता है कि उसके मैग्नीट्यूड जब वो जीरो पोजीशन पे आता है, नेचुरल तो नेचुरल कंडीशन में जब जीरो पे आता है तो उसी टाइम हम कुछ मेथड्स का ऐसा यूज करें, अलग ऐसा कंडीशंस चीजों का यूज करें जिसके कारण जो हीट है, जो आर्क है, वो कंप्लीटली वहां से रिमूव कर सकें। समझ में आया? सो अब मैं प्रोसीड करता हूँ। लो रेजिस्टेंस मेथड जनरली यूज्ड in in the circuit breaker having AC supply. Circuit breaker having the AC supply due to natural current zero process. डन है यहाँ तक? यूज इन द नेचुरल करंट जीरो प्रोसेस। तो मैं बना देता हूँ। देखिए, ये रहा आपका एसी वेव। नेचुरली ये क्या हो गया, यहाँ तक पहुंचा। दिस इज कॉल्ड योर वन टाइम पीरियड और 1/T इज कॉल्ड योर फ्रीक्वेंसी। सो ये हो गया आपका पॉजिटिव लूप एंड दिस इज योर कॉल्ड नेगेटिव लूप। डन। ओके, नाउ सपोज करिए let us say we have supply of 50 हर्ट्ज। यदि 50 हर्ट्ज की सप्लाई है तो टाइम पीरियड में बोल सकता हूँ कितना होगा, वन अपॉन 50 and that will cause 20 milliseconds. That will cause 20 milliseconds. That is 20 into 10 raised to power minus 3 seconds. Okay, so आप ये कह सकते हो कि 10 मिली सेकेंड में वो जीरो हो रहा है कि नहीं? 10 मिली सेकेंड्स में क्या हो रहा है, वो जीरो हो रहा है। यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो मैक्सिमम है और यहाँ पे जो चार्जेस की वैल्यू है दैट इज क्यू की वैल्यू कितनी हो चुकी है, यहाँ पे जीरो हो चुकी है। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर देता हूँ, आपके काम आने वाला है। ओके, सो दैट इन एवरी 10 मिली सेकेंड्स, हर 10 मिली सेकेंड्स पे देखिए ना, वेव देखते जाइए कि 10 मिली सेकेंड्स है, फिर नेक्स्ट 10 मिली सेकेंड्स पे, पूरी साइकिल आपका 50 हर्ट्ज पे था तो 1/50 कितना हो गया, 20 मिली सेकेंड्स हो गया। तो टोटल ये कितना है आपका 20 मिली सेकेंड्स है, बट जीरो कितने पे हो रहा है, 10 मिली सेकेंड्स पे हो रहा है। तो इन एवरी हर 10 मिली सेकेंड्स पे, इन एवरी 10 मिली सेकेंड्स current will have zero position, okay? So no energy from the source। जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं, इंडक्टिव कंपोनेंट्स होता है और आपका कैपेसिटिव कंपोनेंट्स होता है। तो यदि मैं इंडक्टिव की बात करता हूं तो आपको यदि इंडक्टिव कंपोनेंट्स किसकी बात करें, इंडक्टिव कंपोनेंट्स की बात करें तो जो एनर्जी स्टोर्ड होती है दैट इज हाफ Li²। कितनी होती है, Li²। ये थोड़ी चीजें जान के रखिया करिए, थोड़ा काम आते हैं। बट ray striking will occur after the current zero। Ray striking will occur after the current zero। Okay, due to heat। Now next,
and arcing can be removed quickly. रिस्ट्राइकिंग क्यों होता है? मैंने अभी बात की कि सपोज करिए कि मेरे पास जो एलिमेंट है पावर सिस्टम में अक्सर आप देखेंगे कि इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव लोड्स लिए जाते हैं। यदि मेरे पास एलिमेंट है, इंडक्टिव एलिमेंट है, तो जो करंट होगा वो आपका जल्दी से चेंज नहीं हो पाएगा, सडन चेंज आपको देखने को नहीं मिलता। इसलिए आफ्टर द करंट जीरो वो थोड़ी देर के लिए परसिस्ट रहेगा, बट ड्यू टू द सम मेथड्स, SF6 हो गया आपका, ऑयल सर्किट ब्रेकर्स हो गए, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स हो गए, इनमें कैसे किया जाता है आर्किंग को? जैसे करंट जीरो होता है उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू तो कम होगी और फिर इन प्रोसेस के थ्रू मैं उनको क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, फटाफट आर्क को रिमूव कर देता हूँ। सो दीज आर द सम प्रोसेस और दीज आर द सम मेथड्स जिसके थ्रू हम आर्क का इंटरप्शन करेंगे। ओके, तो आज तक हम अभी इस लेक्चर तक हमने तीन चीजें पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ा था, सेकंड में हमने कंपोनेंट्स ऑफ द स्विच गियर पढ़ा था, और जो थर्ड जो आज हमने लेक्चर कवर किया है उसमें आर्क इनिशिएशन एंड आर्क इंटरप्शन पढ़ा था। आगे के लेक्चर में मैं रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज और मतलब आर्क के कर्व से रिलेटेड बहुत सारी बात करूंगा जो आपको आगे आने वाले कंसेप्ट्स और MCQs में बहुत काम आने वाले हैं। सो आगे तक भी जुड़े रहिए और आगे लेक्चर्स को कंटिन्यू रखिए सो दैट हम मैक्सिमम कंटेंट और अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकें। सो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।